हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम भारतीय संविधान में भाग 3 मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग भाग 2 अनुसूची तक पढ़ लिए थे और आज हम भाग 3 पढ़ेंगे मूल अधिकार। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। मूल अधिकार को क्या कहते हैं? तो मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं, क्योंकि ये जन्म के बाद मिल जाता है। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। यह यूएसए के संविधान से लिया गया है। कहने का मतलब है कि जो हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकार है, यह एक प्रकार का न्यायसर्गिक मतलब यह एक प्रकार का कानूनी अधिकार है। मूल अधिकार क्या है? तो मूल अधिकार एक प्रकार का कानूनी अधिकार है जो कि भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चे को जन्म से ही प्राप्त होता है, जो भारत के नागरिक हो। और यह मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मूल अधिकार को क्या कहा जाता है? तो मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये जो मूल अधिकार है वो हमारे भारतीय संविधान में यूएसए के संविधान से लेकर जोड़ा गया है। किस देश के संविधान से मूल अधिकार लिया गया है? तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद अगला पॉइंट है मैग्ना कार्टा कहता है यह अधिकारों का एक घोषणा पत्र है। तो जो मैग्ना कार्टा होता है, मैग्ना कार्टा एक अधिकारों का घोषणा पत्र होता है। कहने का मतलब है जिसे मूल अधिकार प्राप्त हो जाता है उसे सरकार एक प्रकार का पत्र देती है, घोषणा पत्र देती है। उसी घोषणा पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसे इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा 1215 ईस्वी में सामंतों के दबाव में जारी किया था। तो जो मैग्ना कार्टा है ये सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू किया गया था। मैग्ना कार्टा को कहाँ शुरू किया गया था? तो मैग्ना कार्टा को सर्वप्रथम इंग्लैंड में शुरू किया गया था। और इंग्लैंड के राजा जॉन के द्वारा 1215 ईस्वी में जो वहाँ के सामंत है उसके दबाव में आकर जॉन 1215 ईस्वी में वहाँ के राजा है उसने मैग्ना कार्टा को शुरू किया गया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो मैग्ना कार्टा है एक प्रकार का घोषणा पत्र है। तो मैग्ना कार्टा क्या है? तो एक प्रकार का घोषणा पत्र है जो सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू किया गया। उसके बाद है भारतीय संविधान का भाग 3 हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है। जो हमारे भारतीय संविधान है वो हम लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? तो मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिस कारण भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है
क्योंकि हम लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इसीलिए फिर से समझा देता हूँ, मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में जो भाग 3 है वो हम लोगों को, भारत के लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। और यही मौलिक अधिकार प्रदान करने के कारण भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे देखते हैं। नोट में कहता है, नोट में है, एक में कहता है मूल अधिकार। मूल अधिकार का उल्लेख सर्वप्रथम फ्रांस के संविधान में किया गया है। तो ये जो मूल अधिकार है इसका उल्लेख का मतलब पहली बार जो चर्चा है मौलिक अधिकार की, जो मूल अधिकार की जो पहली बार चर्चा है वो फ्रांस के संविधान में किया गया है। तो ये जो मूल अधिकार है, पूछा जाएगा कि जो मूल अधिकार है वो भारतीय संविधान में लाया कहाँ से गया? तो यूएसए। कहाँ से लाया गया? यूएसए लाया गया, यूएसए के संविधान से। लेकिन जो मूल अधिकार है इसकी चर्चा भारतीय संविधान में यूएसए के संविधान से लिया गया, लेकिन यूएसए के संविधान में पहली बार चर्चा नहीं किया गया था। पहली बार चर्चा फ्रांस के संविधान में किया गया था मूल अधिकार का। उसका दूसरा पॉइंट में कहता है कांग्रेस ने अपने 1971 के कराची अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार से मौलिक अधिकार की मांग की। किसके अधिकार की मांग की? तो मौलिक अधिकार। तो ये जो मौलिक अधिकार और मूल अधिकार है ये अलग अलग है। मौलिक अधिकार की मांग की जिसका प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। तो आप लोग कहिएगा ये उधर मूल अधिकार था और ये मौलिक अधिकार क्या है? तो मूल अधिकार और मौलिक अधिकार दोनों अलग अलग हैं। दोनों अलग अलग है। तो जो मूल अधिकार है वो भारतीय संविधान के भाग 3 में है, लेकिन मौलिक अधिकार 4 में है, 4 के क में है। तो जो मूल अधिकार है वो भारतीय संविधान में यूएसए के संविधान से लिया गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। लेकिन मूल अधिकार की चर्चा सबसे पहले फ्रांस के संविधान में किया गया था। ठीक है। उसके बाद ये जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार की मांग कांग्रेस ने किया था ब्रिटिश सरकार से। और कब किया था? तो 1931 के कराची अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से मौलिक अधिकार की मांग किया था। और इस मौलिक अधिकार का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकार के प्रारूप को तैयार किया था। उसके बाद है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोग इतना तक समझ गए होंगे। तो इसे आगे हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 12।
अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि अनुच्छेद 12 के तहत मौलिक अधिकार के द्वारा राज्य को परिभाषित किया गया है। मौलिक अधिकार के द्वारा राज्य को परिभाषित किया गया है। मूल अधिकार जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन्हें नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। तो जो अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 है, इसमें मौलिक अधिकार द्वारा राज्य को परिभाषित किया गया है। तो जो मौलिक अधिकार राज्य को किस तरह परिभाषित किया है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 12 में है। लेकिन जो मूल अधिकार है, यह मूल अधिकार लोगों को जीवन जीने का के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए मूल अधिकार को नैसर्गिक कहा गया है, क्योंकि ये जो मूल अधिकार है वो लोगों को जीवन जीने के लिए इसमें कुछ अधिकार दिया गया है। मूल अधिकार में लोगों को जीवन जीने के लिए अधिकार दिया गया है, इसीलिए मूल अधिकार को नैसर्गिक माना गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 13। इसके अनुसार यदि कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या कम करता है तो अदालतें ऐसे कानूनों को रद्द कर सकती है। यानी कि कहने का मतलब है, अगर ये संसद कोई कानून बनाता है और वह कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या मौलिक अधिकारों के पालन नहीं करता है, तो अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उस कानून को रद्द कर देगी, यानी उस कानून को मान्यता नहीं देगी। आशा करते हैं कि आप लोग समझे होंगे इतना तक। और आगे देखते हैं। आगे है समानता। उसके बाद है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, यानी कि राइट टू इक्वलिटी एक्ट आर्टिकल 14 से 18, यानी कि समानता के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। तो समानता के अधिकार है सो हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 14 में किया गया है। अर्थात कानून के सामने सब समान है। विधि के समक्ष समानता का मतलब होता है कानून के समक्ष सब समान यानी कि बराबर है। और यह बात का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 में है। यह नकारात्मक संदर्भ को बताता है। यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, जबकि विधियों यानी कि कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। कहाँ से ली गई है? तो अमेरिका से ली गई है। यह सकारात्मक संदर्भ को बताता है। कहने का मतलब है कि जो विधि के समक्ष समानता है वह हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद
14 में है। आर्टिकल 14 यानी कि विधि के समक्ष समानता का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ यह होता है कि कानून के समक्ष सब समान है। कानून के समक्ष सब समान है। कानून के समक्ष सब समान है। सब समान यानी कि सब बराबर है। और ये जो कानून के समक्ष समानता है, यह एक नकारात्मक संदर्भ को बताता है। कानून के समक्ष समान यानी कि बराबर है, यह एक नकारात्मक व्यवस्था को बताता है। और ये जो कानून के समक्ष समानता यानी कि सब समान है, बराबर है, यह बात भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। लेकिन जो विधियों यानी कि कानून के समान संरक्षण, समानता अलग है, और कानून की रक्षा यानी कानून के समान संरक्षण, यह व्यवस्था अमेरिका की संविधान से लिया गया है। और कानून के समान संरक्षण यह एक प्रकार का सकारात्मक संदर्भ है, एक प्रकार का सकारात्मक संबंध है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में है, आर्टिकल 14 में है। लेकिन जो भारतीय संविधान में है, कानून के समक्ष समानता, यह व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यह किसके देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसका अर्थ होता है, कानून के समक्ष समानता का अर्थ होता है कानून के लिए सब बराबर है यानी कि समान है। और इसको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। लेकिन कानून का समान संरक्षण यह व्यवस्था अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और यह एक प्रकार का सकारात्मक व्यवस्था है। आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इसे आगे देखते हैं। उसके बाद है अपवाद। इसमें जो अपवाद क्या है? तो अपवाद में कहता है राष्ट्रपति तथा राज्यपाल पर दीवानी मुकदमा तथा गिरफ्तारी तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि वे अपने पद पर हो। यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल पर तब तक दीवानी कोई भी प्रकार का गिरफ्तारी या मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है जब तक वह राष्ट्रपति के पद पर हो और राज्यपाल के पद पर हो। तब तक उस पर कोई गिरफ्तारी और मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। यानी कि जब तक राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर है तब तक वह सुरक्षित है। इसके बाद है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में कहता है जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश तथा जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान यानी कि सरकारी स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है कि अनुच्छेद यह कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद यह कहता है कि भारत में रहने वाले सभी धर्म जाति के लोग, सभी धर्म जाति लिंग मूल वंश सभी लोग को भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो सार्वजनिक स्थान यानी कि सरकारी स्थान पर हो। कहने का मतलब है कि जाति लिंग धर्म जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा सरकार के अनुसार। लेकिन गांव और
गांव शहर में भी ये भेदभाव होता है, लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार नहीं किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल अनुच्छेद 15 में है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए कमेंट करें और लाइक और सब्सक्राइब आप लोगों को अच्छा हो तो करें। और जय हिंद।